नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूजीसी के नियम वापस नहीं होंगे। इस वक्तव्य से ये स्पष्ट हो गया है कि प्रदर्शनकारी कुछ भी करें, इन प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक रोका जाएगा। और यही दिल्ली में हुआ। कल से ही प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया था। जगह जगह उनको रोका गया। जहां कहीं वो ठहरे हुए थे घरों में, उनको नज़रबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। और रामलीला मैदान, जहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे थे, जंतर मंतर, वहाँ पर भी प्रदर्शनकारी पहुँचे थे, उन सबको बलपूर्वक बसों में बिठाया गया। तमाम धाराएं लगाई गई और उनको पुलिस थानों में ले जाया गया। बताया जाता है कि कई प्रदर्शनकारियों को शहर के बाहर ले जाकर भी छोड़ा गया। पुलिस ने बहुत अधिक सख्ती की। तो ये वही दिल्ली है जहाँ पर किसानों ने सालों साल प्रदर्शन किया, पूरी दिल्ली को बंधक बनाए रखा, अरबों रुपए का नुकसान हुआ और सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यह वही दिल्ली है, वही मोदी सरकार है जहां शाहीन बाग के प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने तरह तरह के व्यंजन खाए वहां पर बना के। सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको भगा सके। सरकार स्वयं ही सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको पूरी तरह से निराश किया। वार्ताकार नियुक्त किए गए शाहीन बाग के लिए। और किसान आंदोलन के संदर्भ में तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरीके से नकार दिया सरकार को कि वो इसमें कुछ भी करने वाली नहीं है। बहुत सारी कवायद हुई। लेकिन इस वर्तमान प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की ये तारीफ करनी चाहिए थी कि उन्होंने सरकार के निर्देशों का रोक दिया है, उनका स्टे दे दिया है। ये पहले ही हो चुका है। अब 12 मार्च को उनकी सुनवाई होने वाली, इसी महीने में कभी सुनवाई होने वाली है और उसमें क्या फैसला आता है इस पर निर्भर करेगा। लेकिन स्टे तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो अगली तिथि है उसमें सरकार यूजीसी के माध्यम से ये स्पष्ट करेगी कि वह क्या करना चाहती है और क्या करेगी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इनको रोल बैक किया जाए और सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया कि रोल बैक नहीं होंगे। तो अब ये रस्साकसी में क्या होगा, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यूजीसी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जो पिछले साल रिटायर हुए थे और जिन्होंने ये नियम बनाए हैं, और उनको इस गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री भी पुरस्कृत किया गया। वो जेएनयू के वाइस चांसलर रह चुके थे, फिर यूजीसी के अध्यक्ष रहे, फिर उन्होंने यूजीसी की गाइडलाइंस बनाई और इसके बाद उनको पुरस्कृत किया गया। वह हैं जगदेश कुमार। इन जगदीश कुमार का एक बयान आया है आज। जगदीश कुमार या जगदेश कुमार जो भी हैं, इन्होंने कहा है कि प्रदर्शन और कोर्ट के स्टे के बाद भी यूजीसी ये नियम वापस नहीं लेगी। एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता में और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जगदीश कुमार ने कहा कि हम संवाद करना चाहते हैं। जो प्रदर्शनकारी उनसे संवाद तो करेंगे, लेकिन और जो भी स्टॉक होल्डर सभी से बात करेंगे, लेकिन ये नियम वापस नहीं होंगे। नियम जो है पूरी तरह से वापस लेना संभव नहीं है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब यूजीसी डिसाइड करने लगा कि क्या सामाजिक न्याय है। ये पूरी तरह से सरकार की भाषा है। जो कहते थे कि मोदी जी की नॉलेज में ये बात नहीं आ पाई, अमित शाह की नॉलेज में ये बात नहीं आ पाई, राजनाथ सिंह से किसी ने पूछा नहीं और इसमें धर्मेंद्र प्रधान की गलती है या यूजीसी अध्यक्ष की गलती है, वो सारी चीज़ स्पष्ट हो गई। यूजीसी का अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है और वो ये कह रहा है कि यूजीसी के नए नियम पूरी तरह से वापस लेना संभव नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। और ये इतना बड़ा कदम है जो 2012 में नहीं लिया गया था। 2012 के जो नियम थे उसमें तो ओबीसी का भी प्रमुख स्थान नहीं था, क्योंकि आज भी जो नियम और कानून कायदे संविधान के संरक्षण में एससी एसटी के लिए बनाए गए हैं वो ओबीसी पर लागू नहीं होते हैं। एससी एसटी एक्ट है लेकिन ओबीसी एक्ट नहीं है। और कल को अगर एससी एससी एक्ट में ओबीसी को भी शामिल कर दिया जाए तो फिर तो क्या होगा इस हिंदुस्तान का। लेकिन यूजीसी के नियमों में ये कर दिया गया, ओबीसी को शामिल कर दिया गया। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है मोदी सरकार ने, इसका कोई औचित्य नहीं था। और जिस तरीके से जो नियम बनाए गए हैं 2012 से पूरी तरीके से भिन्न है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में कहा भी था कि हमने या किसी ने ये नहीं कहा था कि नए नियम बनाइए, सिर्फ ये कहा गया था कि तंत्र को मजबूत करिए, और तंत्र को मजबूत करने का मतलब नए नियम बनाना नहीं होता है।
प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करने के लिए जो है स्थान की भी मांग की। और आज पुलिस ने बताया कि उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए संसद चल रहा है, इसलिए उन्होंने इस प्रदर्शन की जो अनुमति है नहीं दी। लेकिन उनको किसने अनुमति दी थी जिन्होंने लाल किले पर चढ़ाई कर दी थी, झंडा बदल दिया था? उनको किसने अनुमति दी थी जो ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुस आए थे? उनको किसने अनुमति दी थी जो सालों साल दिल्ली को घेर कर बैठे रहे, अरबों रुपए का नुकसान होता रहा? उनको किसने अनुमति दी थी जो शाहीन बाग में जमे रहे और 56 भोग खाते रहे और सरकार को कोसते भी रहे? और उनको किसने अनुमति दी थी कि ट्रंप के आगमन के समय ही दिल्ली में दंगे करवाए जाए? ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन शांतपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बहुत ही सख्त कार्रवाई की। बहुत से लोगों को बसों में भरकर दिल्ली के बाहर छोड़ दिया गया और बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों का दमन किया गया। हाउस अरेस्ट हुए, बहुत सारे हुए। अभी आपने एक अजीत भारती का वीडियो देखा होगा, वो तो यूट्यूबर हैं, ऑफ इंडिया के एडिटर हैं पहले, और वो अगर देखा जाए, मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए कि वो दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन वो इस हिंदू एकता के लिए मोर देन हिंदू लगे हुए, मोर देन सवर्ण लगे हुए हैं, और सरकार उनके पीछे भी पुलिस लगा रही है। उनके बाहर पुलिस लगी रहती है, किससे बात करते हैं उनके अनुसार, जैसा उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन सर्वेलेंस पे रखा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये क्या हो रहा है? कितनी हाई हैंडेडनेस दिखाई। दुर्भाग्य देखिए, इन फॉरवर्ड कास्ट का, सवर्णों का कोई माई बाप नहीं, इनका कोई भी राजनीतिक दल चूँ नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि जो मुख्य धारा की मीडिया है, कोई भी आदमी गया नहीं, शायद टीवी चैनल पर न्यूज़ भी नहीं आई होगी, और इसलिए आज इस बात की पुष्टि होती है कि गोदी मीडिया क्या होती है। अभी तक तो जो मोदी भक्त थे, अंधभक्त कहलाना पसंद करते थे, सब कुछ कहलाना पसंद करते थे, सोशल मीडिया में फ्री के लिए लड़ाई करते रहते थे मोदी जी के लिए, लेकिन आज ये साबित हो गया है कि वाकई मीडिया, गोदी मीडिया कौन है। कोई भी मेन स्ट्रीम का मीडिया, इवन जो गोदी मीडिया नहीं कहलाते, वो भी नहीं आए। तो प्रदर्शनकारी इतनी दूर दूर से आए थे, देवरिया से लेके, बलिया से लेके, जौनपुर से लेके, बहुत दूर दूर के लोग थे, उत्तराखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, जगह जगह के लोग थे। लेकिन हर जगह दिल्ली में भारी पुलिस तैनात है। अगर इतना ही पुलिस बल तैनात होता तो होली के दौरान जिस दलित बच्चे की मृत्यु हो गई है जिहादियों के हाथों, वो शायद नहीं होती। शांतिपूर्ण आंदोलनों का दमन तो हमेशा होता रहा, सरकार ने किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं, ताकि दर्शकों को इसका एहसास हो जाए कि उनकी प्रेजेंस कितनी है। इसमें राष्ट्रीय परशुराम सेना शामिल है, सेव मेरिट फ्रंट शामिल है, यूनाइटेड स्टूडेंट्स फ्रंट शामिल है, सवर्ण अधिकार मंच, सब जल्दी जल्दी में बनाए गए संगठन लगते हैं, ये इसमें शामिल है। अब दिल्ली पुलिस ने इतनी हाई हैंडेडनेस दिखाई है, क्या क्या धाराएं लगाई, हम एक एक सरसरी तरीके से आपको बताएंगे। धारा 189(2) अनलॉफुल असेंबली, धारा 223 डिसओबीडियंस टू ऑर्डर, वैसे पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 121A वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू पब्लिक सर्वेंट, ये धाराएं लागू की गई हैं। धारा 132 असाल्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट, ये सारी धाराएं पुलिस वालों ने लगाई हैं। बस 302 और ऐसी धाराएं लगाना बाकी रह गया था। तो अगर हम देखें, जो लुटियंस जोन है, जहाँ पे दिल्ली का मुख्य एक्टिविटी होती है, वहाँ पर तो भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। और एक तरीके से सरकार ये समझती है कि उन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया है, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। लोगों की प्रतिक्रिया सुन के सरकार में बैठे हुए, पार्टी में, भाजपा में बैठे हुए कुछ लोग खुश हो जाएंगे। प्रदर्शनकारी इस हद तक नाराज हैं, उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने नहीं देंगे। लेकिन कुछ सूत्र भाजपा के ये भी बताते हैं कि योगी सरकार को अपदस्थ करने के लिए, या योगी सरकार को सीन से पूरी तरह से हटाने के लिए, ताकि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई उनका दावा आगे न रह जाए, इसलिए उनको हराने के लिए तैयारी की जा रही है। आप सोचिए, ये तो कालिदास की तरह हो गया, जिस डाली पे लोग बैठे हों उसी को काटें। यानी भाजपा के लोग ही भाजपा को हराना चाहते हैं। योगी को हराने का मतलब है भाजपा को हराना। योगी की पार्टी तो अलग नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी आप किसी से बात करिए, कोई भी व्यक्ति योगी जी से नाराज़ नहीं है, लेकिन यूजीसी के नियमों को लेकर भाजपा से नाराज़ जरूर है। लेकिन अब चूंकि भाजपा और योगी में कोई अंतर नहीं है, योगी तो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के सदस्य ही योगी को जब जीत कर आएंगे, योगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए स्थितियाँ बहुत विकट होती जा रही हैं। और इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल से, जहाँ पर भाजपा ने जीती हुई बाजी हार दी है। भाजपा ऐसा लगता था कि सरकार बना ले जाएगी, कुछ तो सरकार ने ऐसा किया था।
हालांकि राज्य के लोग दो दो बार धोखा खा चुके हैं भाजपा से, जिसने अपने कार्यकर्ताओं को भी उनके हाल पर छोड़ दिया था। वो पलायन करके असम में, आसपास के राज्यों में पहुंचे, महीनों बाद वो वापस जा सके। ये स्थिति पश्चिम बंगाल में हो गई थी और भाजपा चाहती तो इसमें इंटरवेंशन कर सकती थी। आज भाजपा राष्ट्रपति के अपमान की भी बात करती है, लेकिन अपमान तो मोदी जी का भी किया। ममता बनर्जी कभी उनको रिसीव करने नहीं गई, कभी उनकी मीटिंग अटेंड नहीं की। और एक सिचुएशन तो ऐसी आई थी कि मोदी जी की मीटिंग में सिर्फ उन्हीं के लोग थे और मोदी जी थे, राज्य सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उनकी मीटिंग में नहीं बैठा, चीफ सेक्रेटरी आया और चला गया इंपॉर्टेंट काम कह के। ये तो प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट किया गया। तो मोदी सरकार ने ये किया है प्रदर्शनकारियों के साथ, और उनका शायद ऐसा भरोसा है कि इस हाई हैंडेडनेस से जो प्रदर्शनकारी हैं वो टूट जाएंगे, प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध जो है बंद हो जाएंगे और सब कुछ शांत हो जाएगा। क्योंकि उनका मानना है कि जो सवर्ण हैं, राष्ट्रवादी हैं, कहाँ जाएंगे? वो तो भाजपा के अलावा किसी को वोट देंगे नहीं। गाय ग्वाला से नाराज हो जाए लेकिन वो कसाई के बाड़े में कभी खड़ी नहीं होगी, ये मोदी सरकार का कहना है। उनके लिए जो सवर्ण हिंदू हैं वो गाय हैं और भाजपा ग्वाला है। ग्वाला से अगर नाराज़ होंगे गायें तो वो कसाई के बाड़े में जाके खड़ी नहीं होंगी, ये सही भी है। लेकिन अगर ये गायें ग्वाला के पास भी वापस नहीं आई तो भी ग्वाला का नुकसान तो होना तय है, और ये नुकसान पश्चिम बंगाल से होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह की हालत मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही है, जो मुख्यमंत्री वहाँ के कर रहे हैं, उससे वहाँ भी भाजपा की सरकार वापस आएगी, इसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। अभी तक असम में भाजपा की बिल्कुल स्पष्ट सरकार बनती हुई लग रही थी, लेकिन आज की स्थितियों में इसे कहा नहीं जा सकता है। कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है, दूसरा दल कोई विपक्ष में है नहीं। यही एक विनिंग फैक्टर हो सकता है भाजपा के लिए, अन्यथा भाजपा के लिए वहाँ भी मुसीबत खड़ी हो जाती है। और भाजपा को बाकी जगह जहाँ चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में खोने के लिए कुछ है नहीं, केरल में खोने के लिए कुछ है नहीं, और वहाँ पे लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, इसलिए भाजपा को भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान हो सकता है, और इसमें भाजपा के जो रणनीतिकार अंदर से योगी को पदस्थ करना चाहते हैं, अपदस्थ करना चाहते हैं, वो अपने काम में शायद सफल हो जाएंगे इस बहाने। लेकिन अगर वो समझते हैं कि योगी को अपदस्थ करने के बाद ये जो गायें हैं ग्वाले के पास वापस आ जाएंगी, वापस नहीं आएंगी। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। कोई उप मुख्यमंत्री जाके अमृतसरानंद के साथ खड़ा हो जाता है, कोई उनको जूस पिलाने के लिए लालायित रहता है, तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। ब्राह्मण उनके विरुद्ध किए जा रहे हैं, लेकिन योगी अपने हिसाब से काम करते जा रहे हैं, इसकी बिना परवाह किए हुए। तो ये तो हो गई आज के यूजीसी की बात। मेरा अपना मानना भी था कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया है, इसमें भी सरकार का सहयोग है। सरकार का सहयोग इसलिए कि सरकार ने कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई प्रतिवाद नहीं किया, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपोज नहीं किया। अपोज न करना भी कई बार समर्थन करना होता है। तो मुझे भी लग रहा था कि शायद मोदी सरकार एक तरीके से अपनी गलती का एहसास कर रही है और कुछ ना कुछ इसके लिए ज़रूर करेगी। मोदी को लाइव सुनने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है। अमित शाह और मोदी जी की जो सभाएं हो रही हैं उनमें जाने वालों की संख्या कम हो रही है। और एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हो रही है कि जो आरएसएस की शाखाएं लगती हैं उनमें लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। ये पहली बार है मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ जब भाजपा ने आरएसएस को भी डेंट कर दिया है। अभी तक तो ये होता था कि सरसंघ चालक के बयान से भाजपा कई बार विचित्र स्थिति में पहुंचती थी और उसकी सफाई देती रहती थी मोहन भागवत जी को लेकर, लेकिन पहली बार मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि अपने ऐसे कारनामे से संघ को भी डेंट कर दिया है। संघ को सफाई नहीं देते बन पड़ रही है। प्रबुद्ध जन गोष्ठियाँ हो रही हैं, इसके पहले हिंदू सम्मेलन हुए, सब मिट्टी में मिला दिया है। हिंदू सम्मेलन सिर्फ निपट गए। प्रबुद्ध जन की गोष्ठियाँ हैं, उसमें लोग यूजीसी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और जो वक्ता आरएसएस के अधिकारी हैं वो हाथ जोड़कर उनको बताते हैं कि भाई संघ की सरकार नहीं है। मतलब डिफेंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये स्थिति बहुत ही ख़राब होती चली जा रही है। मुझे आशा है कि शायद मोदी सरकार को सद्बुद्धि प्रिवेल करे और इस दिशा में कुछ करे, अन्यथा कहा तो ये जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर मोदी सरकार को अपदस्थ ही होना है या मोदी सरकार चाहते हैं कि उनके बाद
भाजपा की फिर वही स्थिति हो जो 1984 में हो गई थी। हो सकता है उतनी खराब स्थिति ना हो, लेकिन सरकार में आना तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर बात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।